हेलो, हाय, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं टॉपिक्स विद अर्पित पर हमारी संविधान संबंधी सीरीज। इसमें आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 को, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इस अध्याय में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं और कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी जहाँ केंद्र सरकार स्वयं ही अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, और किन किन क्षेत्रों पर भारत का संप्रभु सत्ता है, उनको हम जानेंगे। इसमें पहला आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी पहले तो इसमें भारत देश के दो नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? एक है भारत, जो ऐतिहासिक नाम है हमारा, और एक है इंडिया, जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ों और ग्रीस यूनानी लोगों द्वारा दिया गया नाम है। इसमें इसका तात्पर्य आगे समझाया है। राज्यों का संघ होने से तात्पर्य है भारत यूएसए की तरह किन्हीं स्वतंत्र प्रांतों के एक साथ आने से राष्ट्र नहीं बनना है। यानी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 13 स्वतंत्र राज्यों ने समझौता किया और स्वयं को एक देश के रूप में परिणित कर लिया, जिसको हम यूएसए कहते हैं। बाद में अन्य प्रांतों ने भी उनके साथ समझौता किया, तो आज जाके 50 राज्यों का एक सम्मिलित क्षेत्र है, जिसे हम यूएसए कहते हैं। इसलिए यूएसए जो है वो फेडरल नेशन है। और भारत क्या है? भारत है राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो भारत किन्हीं स्वतंत्र प्रांतों के एक साथ आने से राष्ट्र नहीं बना है, अपितु यह आरंभ से ही राष्ट्र है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा रही है। विष्णु पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक भी है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य दक्षिणे सागरम, तथा इस तरह बताया गया है कि भारत जो है वो हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है। किंतु इसमें राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे अपना स्वायत्त शासन कर सकते हैं। इसीलिए विद्वानों ने भारत के संविधान को एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघ कहा है। और ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने तो भारत को क्वासी फेडरल नेशन कहा, यानी अर्ध संघात्मक राज्य, जहाँ पर कुछ संघीय तत्व हैं और कुछ एकात्मक तत्व। संघीय और एकात्मक राज्य में क्या विभेद होते हैं, उनको हम आगे जानेंगे। पहले हम आर्टिकल 1 के भागों को देख लें। अब आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 है। उसमें कहा गया है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी हमने पहले देखा था कि कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8। उनमें जो पहली अनुसूची है उसमें जो जो क्षेत्र लिखे हुए हैं वे राज्य कहलाएंगे और राज्यों के अंदर के क्षेत्र कहलाएंगे। अब तीसरे सब क्लॉज में कहा गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित को समाविष्ट करेगा। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी राज्यों में जो जगह हैं जो पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं वो शामिल होंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, वे भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल माने जाएंगे। और तीसरा है जो अर्जन या अन्य रीति से प्राप्त किए गए हैं। यानी जैसे भारत युद्ध लड़ता है बांग्लादेश से और बांग्लादेश का कोई क्षेत्र अपने में शामिल कर लेता है, तो उसको भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल माना जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। अब अनुच्छेद 2 को देखेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? संसद विधि द्वारा भारत में नए राज्यों को प्रवेश दे सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी, ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे। यानी संसद जब भी चाहे तब किसी भारी हिस्से को भारत में शामिल कर सकती है विधि द्वारा, यानी कानून पारित कर, और उनको अन्य भी शर्तों की तरह अन्य कुछ शर्तें अपने कानून के द्वारा बनाए और उनके द्वारा राज्यों को शामिल कर सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रहा है इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम का भारत में सन्निवेश। सिक्किम पहले एक भूटान की तरह अलग राज्य था, जिसको भारत ने अपना संरक्षित राज्य माना। फिर इसने भारत में शामिल होने की प्रार्थना की, तो इंदिरा गांधी ने विधि द्वारा इसको शामिल कर लिया
35 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब हम चलेंगे अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 में लगभग 5 सब क्लॉज हैं, उनको हम इसके चित्र के द्वारा समझेंगे। पहला है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, यानी संसद केंद्र सरकार की विधायिका जो संसद है वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसके द्वारा? विधि के द्वारा, यानी कानून बनाकर। जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये क्या है? एक विधि है जो नए राज्यों का निर्माण कर रही है। दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, यानी संसद जब चाहे तब किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लो मन किया संसद का, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का कोई जिला शामिल कर दिया, तो ये संसद को अधिकार है। अगला है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। जैसे कभी संसद का मन किया तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक भाग को अलग कर नॉर्थ बंगाल बना दिया, तो इसको क्या कहेंगे? राज्य के क्षेत्र को घटाना। चौथा है संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, यानी जैसे किन्हीं दो राज्यों में विवाद है, आपने सुना होगा कि असम और मेघालय में एक समय विवाद हुआ था सीमाओं का, तो अगर संसद चाहे तो उन दोनों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब हम देखेंगे 5वां, संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है, यानी संसद कानून बनाकर जब भी चाहे तब किसी राज्य का नाम बदल सकती है। उदाहरण है इसका उड़ीसा से ओडिशा। पहले ओडिशा का नाम ओडिशा था, माफ़ कीजिए, उड़ीसा पहले नाम था, जो अब हो गया है ओडिशा। यानी संसद जब चाहे तब विधि के द्वारा राज्य का नाम बदल सकती है, पर इसकी एक प्रक्रिया है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पहले प्रस्ताव आता है, फिर उस पर संसद विचार करती है। अब हम आगे देखते हैं। परंतु इतना कि ऐसी कोई विधि तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी, कब तक? जब तक राष्ट्रपति ऐसी विधि के विचार के लिए उस राज्य की विधानसभा को, जिसके क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है, अपने विचार प्रकट करने के लिए एक निश्चित अवधि नियत करके इसकी सिफारिश ना कर दें। यानी जब भी इन 5 प्रस्तावों के लिए कोई विधि या विधेयक आएगा संसद में, तो उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी उसमें लगेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उस दिन अमित शाह जी सुबह राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे, क्योंकि पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। और राष्ट्रपति उससे पहले क्या करते हैं? राष्ट्रपति उसको जिस राज्य का हमें परिवर्तन करना है उसके विचार मांगने के लिए भेजते हैं और एक निश्चित अवधि बताते हैं कि इसके अंदर आपको अपने विचार देने हैं। यह चीज़ एक संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ी गई। उस संविधान संशोधन का नाम है 5वां संविधान संशोधन। ठीक, और अगला सब क्लॉज है ख, वह नियत अवधि समाप्त ना हो जाए, परंतु यह और कि यदि राष्ट्रपति द्वारा नियत अवधि के भीतर विधानसभा अपने विचार प्रकट नहीं करती है तो ऐसी विधि को प्रस्तुत करने में कोई बाधा नहीं होगी। यानी अगर विधानसभा लेट करती रहे अपना कार्यक्रम और अवधि के भीतर ना बताए, तो फिर राष्ट्रपति को कोई बाधा नहीं है, वे कानून को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। अब हम इन अनुच्छेदों से संबंधित कुछ अमेंडमेंट को देखेंगे। पहला है 7वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। दूसरा है 5वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो अभी हमने जाना कि विधानसभाओं को अवधि निर्धारित की गई। 6वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। 10वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। ऐसे भी अनेक संविधान संशोधन हैं, किंतु हमने कुछ को जाना है। अब हम आगे जाने हैं अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को संशोधन के लिए नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 4 जो है वह ऊपर वाली विधियों के संबंध में कुछ नियम बताता है। वो नियम क्या हैं? पहले हम जान लेते हैं पढ़ के संविधान की भाषा कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई कोई भी विधि इसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसी विधि के पूरक आनुषंगिक परिणाम स्वरूप उपबंध करने के लिए उपबंध हैं। इस संविधान के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया के अधीन बनाई गई विधि नहीं मानी जाएगी। दूसरा सब क्लॉज है ऐसी कोई विधि
इस संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। यानी पहले हमने अनुच्छेद 2 पढ़ा था, उसमें क्या था आप लोगों को याद होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि भारत जब चाहे तब किसी अन्य क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकता है। यानी जब ऐसा कोई नियम बनाना होगा तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये देखिए, संसद विधि द्वारा भारत में नए राज्यों को प्रवेश दे सकेगी, ठीक है। उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके द्वारा पहली अनुसूची में परिवर्तन तो होगा, किंतु उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन जिसमें प्रक्रिया है 2/3 बहुमत वाली, वो लागू नहीं होगी और साधारण बहुमत से ही ये कानून पास हो जाएगा। संशोधन तो होगा किंतु यह साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगा संसद में। और दूसरा क्या है, अनुच्छेद 3 हमने पढ़ा था कि राज्यों में जो संशोधन किए जाते हैं उनकी सीमाओं में, नाम में, इन सब के लिए भी अगर विधि बनाई जाती है तो उस पर भी 368वां जो अनुच्छेद है वह लागू नहीं होगा। उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, केवल साधारण बहुमत से यह पारित हो जाएगा। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, इससे संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी 368 का उल्लंघन नहीं है। अब हम देखते हैं इस संविधान के भाग से संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस। जैसे पहला है बेरुवारी केस। इस केस के पीछे कहानी आप जान लीजिए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके लिए बार बार भारत और पाकिस्तान की जो सीमावर्ती लोग हैं उनमें झगड़े हुआ करते थे। तो बाद में नेहरू जी ने और वहाँ के जो नेता थे उन्होंने आपस में समझौता किया कि आपस में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान कर लिया जाए। तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको संविधान संशोधन करना होगा और 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत पाक सीमा पर बेरुवारी क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त है रामकिशोर सेन केस। इस केस में गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है उसके विवाद से संबंधित ये केस हुआ है। एक है RC पूनावाला केस, यह सिक्किम के भारत में विलय को लेकर उससे रिलेटेड केस है। अब एक नोट आप देख लीजिए कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये इसी संविधान के भाग से संबंधित है। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उस समय भारत ने और बांग्लादेश ने एक समझौता किया था कि पश्चिम बंगाल के और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया जाए। तो उसको भारत ने 100वें संशोधन के द्वारा अंजाम दिया। इसलिए आप याद रखिए क्योंकि ये हाल ही में किया गया है 2014 में। अब हम थोड़े से एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान के विभेदों को जान लेंगे। 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम इनको समझेंगे। पहला है जो एकात्मक होते हैं उनकी पहले विशेषता देखते हैं, फिर उसके बाद हम संघात्मक की विशेषता देखेंगे। एकात्मक संविधान जो होते हैं उनमें केंद्रीय सरकार जो होती है उसको सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा बिंदु है प्रांतों की स्थिति जो है वह केंद्र के अधीन मानी जाती है। जैसे ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है किंतु वहाँ पे प्रांत हैं, किंतु वे सारे प्रांत वहाँ की जो केंद्रीय सत्ता है उसके अधीन है। तीसरा बिंदु है विधायी शक्तियों का संकेंद्रण, यानी जो कानून बनाए जाएंगे उनमें महत्ता केंद्रीय कानूनों को दी जाएगी। अगर प्रांतीय विधायिका है भी फिर भी केंद्रीय कानूनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा बिंदु है एक सदनीय संसद। जैसे अगर एकात्मक संविधान है किसी देश में तो वहाँ पर प्राथमिकता एक सदनीय संसद को दी जाएगी, और अगर द्विसदनीय संसद है भी ब्रिटेन की तरह तो वहाँ पे जो मुख्य शक्ति होगी वो लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को ही प्राप्त है। तो एक तरह से एक सदनीय संसद ही मानी जाएगी। पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव। जो एकात्मक राज्य होते हैं उनमें स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन में आपने कभी नहीं सुना है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया जो महत्वपूर्ण विश्वविख्यात रहा हो, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ताकत संसद के नीचे है। सुप्रीम कोर्ट तो है वहाँ पर वह संसद के नीचे है। अब हम थोड़े संघात्मक विशेषताओं को देखते हैं। पहला है केंद्र और प्रांत स्तर पर शक्तियों का विभाजन, यानी संविधान की अनुसूचियाँ बनी हुई हैं जिसमें केंद्र के लिए अलग 7वीं अनुसूची में केंद्र के लिए अलग प्रविष्टि है और राज्यों के लिए अलग प्रविष्टि है। दूसरा बिंदु है प्रांतों को अधीन नहीं माना जाएगा बल्कि स्पष्ट शक्तियाँ दी जाएंगी। जैसे भारत ने
दी हुई हैं। भारत में प्रांत केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, उनको स्पष्ट शक्तियाँ हैं, और अमेरिका में तो प्रांतों को केंद्रीय सरकार से भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, जैसे भारत ने किया हुआ है, अमेरिका ने किया हुआ है। द्विसदनीय विधानमंडल होगा, जैसे भारत में राज्यसभा है, अमेरिका में सीनेट है, ऐसे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है, जब राज्यों में और केंद्र में विवाद की स्थिति होगी तो जो न्यायपालिका होती है वही उन विवादों को सुलझाती है। इसलिए संघात्मक जो राज्य होते हैं उनमें स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें हमेशा आवश्यकता रहती है। हमारा ये संविधान का भाग पहला जो चैप्टर है उसको हमने पूरा कर लिया है। अब हम भाग दूसरा, जिसमें नागरिकता संबंधी बातें बताई गई हैं, उनको अगले पार्ट में देखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए टॉपिक्स विद अर्पित के साथ। नमस्ते, जय श्री राम।